जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। साथियों, संविधान की यात्रा सीरीज के तहत हमारा यह सीरीज चल रहा है जिसमें हम संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जिसमें से पहला टॉपिक राष्ट्रपति वाला टॉपिक को हमने बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा किया है। दूसरा टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉपिक, जिसको हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, सुप्रीम कोर्ट की क्या जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या नियुक्ति का प्रोसेस है, उन सारी चीजों के बारे में हमने पिछली क्लासेस में चर्चा किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिसे आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, ताकि आगे की जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। आज सुप्रीम कोर्ट के पावर से संबंधित आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां होती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की और क्या क्या बची हुई शक्तियां हैं, जिस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे इस संविधान की यात्रा सीरीज का लाभ उठाते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर की अगर मैं बात करूं तो एक आर्टिकल है 137। हम पिछली क्लासेस में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल्स था उस पर चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 127, आर्टिकल 137, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 137। आर्टिकल 137 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 137 इस बात का उल्लेख करता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, इसके तहत पूर्व में दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, जांच कर सकता है या फिर समीक्षा कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले जो भी निर्णय दिया रहेगा उस निर्णय की स्वयं क्या कर सकता है, जांच कर सकता है या फिर समीक्षा कर सकता है। वो हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137। क्या कहा मैंने, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, जांच कर सकता है या फिर समीक्षा कर सकता है। और यदि उसे लगता है कि उसमें कुछ सुधार या परिवर्तन करना है तो भी वह परिवर्तन या फिर सुधार कर सकता है। तो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तीसरा, अगर वो क्या करे, अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो भी वह कर सकता है। तो क्या कहा मैंने, देखिए पहला चीज मैं बोलना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय की क्या कर सकता है, जांच या फिर समीक्षा कर सकता है, जांच या फिर समीक्षा कर सकता है। पहला चीज मैं बता। दूसरा, और यदि उसे लगता है, यदि उसे लगे, उसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि उसमें कुछ सुधार या क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए तो भी वह कर सकता है। स्पष्ट है, क्लियर है कि नहीं। यदि उसमें को लगता है कि उसमें कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है तो भी वह कर सकता है, ये आर्टिकल 137 कहता है। तो आप बोलेंगे कि किस प्रकार से करता है। अब इसका एक उदाहरण सुन लीजिए। 1960 में आता है बेरोबारी वाद, ठीक है। 1960 में क्या आता है, बेरोबारी वाद, जिसमें प्रस्तावना को लेकर एक वाद आता है जिसको बेरोबारी वाद के नाम से जानते हैं। वो आता कब है, 1960 में आता है। इस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस वाद में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है
और संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनते जाइएगा और नोटबुक पे निकाल के आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों के पास नोट्स भी बनता रहे। क्या कहा मैंने? 1960 में क्या आता है? एक बेरोबारी वाद आता है। क्या कहा मैंने? 1960 में क्या आता है? प्रस्तावना को लेकर, किसको लेकर? प्रस्तावना को लेकर एक वाद आता है जिसको बेरुबारी या फिर बेरुबाड़ी वाद के नाम से जानते हैं। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ये बेरुबाड़ी वाद में कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो बेरुबाड़ी वाद में जैसे ही बोलता है तो उसके बाद क्या आता है? 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आप सब भली भांति परिचित होंगे। 1973 में क्या आता है? केशवानंद, इसमें क्या आता है? बेरुबाड़ी वाद, बेरुबाड़ी वाद, बेरुबाड़ी वाद। इसमें क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं है बोलता है और संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहता है बेरुबाड़ी वाद में। लेकिन दूसरा जजमेंट कब आता है? 1973 में आता है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य। कभी कभार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य, तो कौन सा राज्य? केरल राज्य। और एक आता कब है? 1973 में आता है। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपने पूर्व में दिए गए, पूर्व मतलब 1960 में दिए गए निर्णय में क्या करता है? परिवर्तन करता है और बोलता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और यदि संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत ढांचा को ध्यान में रखते हुए। देखिए पूर्व में दिया था 1960 में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन दूसरा जब 1973 में जजमेंट देता है तो पूर्व में दिए गए निर्णय में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि पूर्व में दिए गए निर्णय में परिवर्तन करते हुए ये बोलता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और यदि संसद चाहे तो उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये तो कहा। अभी क्या होता है? ये है उनका सुप्रीम कोर्ट को पूर्व में दिए गए निर्णय में क्या कर सकता है? आर्टिकल 137 के तहत परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए, अब मैं बताया, इसको लिख लीजिए। 1976 में 1973, ठीक है, 1973 और 1960 के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। 1963 में मैं बताया कि 1963 में क्या आता है? बेरुबारी वाद, बेरुबारी वाद या फिर बेरुबाड़ी वाद के नाम से जानते हैं। किसको लेकर? प्रस्तावना को लेकर आता है, प्रस्तावना को लेकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। हर चीज को मैं लिखा दूं जरूरी नहीं है, आप लोग सुन के भी लिखते जाइएगा, ठीक है। प्रस्तावना क्या बोलता है? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बोलता और संसद और क्या कर सकता है? संसद इसमें किसी भी प्रकार का, संसद इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए क्या बोला? 1960 का जो बेरुबाड़ी वाद आता है वो प्रस्तावना को लेकर जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो प्रीएमएल है यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसका अंग नहीं है? संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकती। ये 1960 का जजमेंट है। अगला आता है कब? अगला आता है जजमेंट हमारा 1973 में। 1973 में आता है कौन? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पूर्व में दिए गए निर्णय को, पूर्व में दिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन करते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या बोलता है? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है तथा संसद चाहे तो
इसमें परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, किंतु संविधान की आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखकर। क्लियर है? देखिए क्या बोलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में दिए गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परिवर्तन करते हुए यह कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और संसद इसमें चाहे तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान की आधारभूत ढांचा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर है? और देखिए अब ये क्या होता है, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसको क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तन करता है इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहली बात तो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। मैं क्या कहा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13 तथा 137 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, न्यायिक पुनरावलोकन करते रहती है। क्या कहा मैंने, न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द स्पष्ट रूप से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आर्टिकल 13 तथा आर्टिकल 137 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन करते रहता है। क्लियर है? न्यायिक पुनरावलोकन, मेरे को उम्मीद है कि आर्टिकल जो है 137 आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आर्टिकल 137 से लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है? अगला है आप लोगों के पास न्यायालय, यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला है हमारा सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्या है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। टॉपिक लिख लीजिए या फिर हेडिंग लिख लीजिए, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति, क्षेत्राधिकार की शक्ति। परामर्शदात्री यानी कि एडवाइस, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति मतलब एडवाइस देने की क्या शक्ति है। इसके तहत क्या करता है, अभी इसका अनुच्छेद सबसे पहले तो देखते हैं कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल किस में देखने को मिलता है, आर्टिकल 143 यानी कि 143 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। ठीक है? इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, मांग सकता है। देखिए क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति क्या है, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में देखने को मिलता है, यानी कि आर्टिकल 143 में देखने को मिलता है। इस अनुच्छेद के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? और दूसरी चीज, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए इसको पहले, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सलाह को देने के लिए बाध्य है या फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य है क्या? आप लोग आंसर कीजिए। देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सलाह तो मांग सकता है, लेकिन नोट करके लिख लीजिए,
नोट करके लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी कि सलाह देना या नहीं देना वो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, तथा राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज है, राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता भी है तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आप लोग एक चीज को नोट करते हुए लिखना, नोट करके लिखना, स्टार लगा के लिख लीजिए कि यदि राष्ट्रपति, क्या करके स्टार लगा के लिख लीजिए, यदि राष्ट्रपति 28 जनवरी 1950 के पहले के घटित मामलों या फिर घटनाओं लिख सकते हो। यदि राष्ट्रपति 28 जनवरी 1950 के घटित या फिर 1950 के पहले घटित मामलों पर सलाह मांगता है, क्या मांगता है, सलाह मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है। देखिए क्या कहा मैंने, यदि राष्ट्रपति क्या करता है 28 जनवरी 1950 के पहले घटित मामलों पर यदि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्या है, इस डेट को आप लोग नोट करके लिख लेना, स्टार लगा के लिख लीजिए इस लाइन को कि 28 जनवरी 1950 के पहले घटित मामलों पर यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या है, बाध्य है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये था आर्टिकल 143 यानी कि 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। अगला आप लोगों के सामने है, अगला क्या है, अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, संरक्षक होता है या फिर रक्षक होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, फंडामेंटल जो राइट्स की क्या होता है, रक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब किसकी, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, रक्षक होता है। अब देखिए इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका क्या होता है, रक्षक होता है। क्या मैं कहा, मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो है कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, इसका उल्लेख हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है आर्टिकल 32। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 में हमको स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हो वो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का हनन यदि होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। क्या लिखा हुआ है,
आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी के आधार पर हमको पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी होता है। उस 5 प्रकार की रिट को जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उस फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में आप लोग इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसको इस प्रकार अभी जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, हाई कोर्ट भी क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का रक्षक होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है क्या करता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। लेकिन अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या होता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। क्यों होता है बोले तो क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार के रिट मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जारी करता है। ऐसा आप लोगों का जवाब होना चाहिए। देखिए वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं। 5 प्रकार, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है। कितने रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला देख लीजिए, पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, उत्प्रेषण। तीसरा होता है प्रतिषेध, और चौथा होता है परमादेश, परमादेश। और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। देखिए मैं बताइए, इसको हैबियस कार्पस के नाम से भी जानते हैं, पहला वाला को। ठीक है, मैं बोला कि संवैधानिक उपचारों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। देखिए अब देखो हाई कोर्ट भी क्या करता है, रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट जो है रिट जो है 226 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, और ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। हमको 6 को 6 याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 प्रकार के रिट होते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, दोनों कंबाइंड रूप से जारी करते हैं। लेकिन 6वां प्रकार का जो रिट होता है, वो 6वां प्रकार का रिट कौन जारी करता है, जो जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, ये कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 2 to 6 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर है, ये तो था आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट जो है किस प्रकार मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है इसके बारे में। अगला कुछ देख लीजिए, अगला आप देख लीजिए कि लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला देख लीजिए, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको 348 के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 348 में हमको देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने, आर्टिकल कितना में देखने को मिलता है, 348 में देखने को मिलता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 348 में देखने को मिलता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, केवल क्या होगी, इंग्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल इंग्लिश होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को जब मैं पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, यानी कि संसद वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं ये बताया था कि जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट में बताऊं आर्टिकल 120 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी होगी। और यदि सांसद चाहे तो मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए वो किससे अनुमति लेगा, संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष से उसको अनुमति लेना पड़ेगा। यदि अनुमति देते हैं तो मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संसद की भाषा क्या होगी, हिंदी तथा अंग्रेजी होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है वो क्या होगी, केवल और केवल क्या होगी, इंग्लिश होगी। ये तो था लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 348 में दिया गया है। इसके बाद क्या बताऊं, इसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो
न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, क्या लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसके बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्त जिसको रिटायरमेंट बोलते हैं, कितने वर्ष में होते हैं, 65 वर्ष, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी, क्या लिखोगे, बाद सुप्रीम कोर्ट होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, क्लियर यहाँ तक। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता या फिर वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये तो था दूसरा। अगला चीज देख लीजिए, अगला चीज ये लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होने के बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, केंद्र राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। क्या बोल रहा हूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो क्या नहीं कर सकता, केंद्र राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। और लाभ का पद क्या होता है उसके बारे में अनुच्छेद 102 में दिया गया है, अनुच्छेद 102 में दिया गया है। और लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप लोगों में वो जब मैं लाभ का पद वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए ताकि आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। उम्मीद करता हूं कि आज की जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न रहे, कोई भी संशय न रहे, कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार की जानकारी से आप लोग अपडेट होते रहें, जानकारियां आप लोगों तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।